हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी क्लास 7 से रिलेटेड जो वीडियोज आते हैं वो ज़रूर देखते होंगे। तो आज हमारी जो न्यू वीडियोज न्यू सिलेबस हिस्ट्री का जैसे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है आपकी क्लास से रिलेटेड ज्योग्राफी और सिविक्स कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है हिस्ट्री की बारी आई है और हिस्ट्री आपके जो चैप्टर पहले 3 से 4 दिन में कवर होते थे और हम उनको नोट्स के द्वारा 20 से 25 मिनट में कवर करवा देते थे, लेकिन हिस्ट्री के चैप्टर थोड़े बड़े रहेंगे और जो चैप्टर आपका 1 हफ्ता से 10 दिन में कवर होगा उसको हम लगभग 1 घंटा में कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने नए चैप्टर की। चैप्टर का नेम रहेगा ट्रेसिंग चेंज थ्रू ए थाउजेंड्स ईयर कि थाउजेंड्स ईयर में क्या क्या चेंज हुआ। इसमें हम लगभग जो हमारी हिस्ट्री की बुक है वो एक चैप्टर में इसका कंप्लीट डेमो लेकर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमारी न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज से। एज यू हैव सीन ए मीनिंग ऑफ वर्ड्स चेंज ओवर टाइम, term Hindustan is known as India, the modern nation state today. That term was first used the 13th century by Minhaj Siraj, a chronicler who wrote in Persian and contains the area of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna। देखिए, इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या पढ़ेंगे, लगभग 1000 सालों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा जो रूप बताया गया है कि पूरी हिस्ट्री में 1000 सालों के अंदर क्या क्या हुआ है, उन सब का थोड़ा सा निचोड़ इसके अंदर बताया जाएगा इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है कि भाई जो हिंदुस्तान जो शब्द है वो वर्ड कैसे चेंज हो गया। इंडिया मॉडर्न समय में हम इसको इंडिया के नाम से जानते हैं। इस टर्म को फर्स्ट यूज कब किया गया? 13th सेंचुरी में। किसके द्वारा? मिनाज ए सिराज, एक जो क्रॉनिकल था जिसने पर्शियन में जो लैंग्वेज लिखी थी उसमें पंजाब हरियाणा का जो एरिया रहा है और कौन कौन सा एरिया जो गंगा और यमुना के बीच का इलाका रहा है, उसने इस शब्द का यूज किया है। तो इस तरीके से आपको पता चला, ये न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी के माध्यम से बताया गया है कि किसने सबसे पहले यूज किया 13th सेंचुरी में? मिनाज ए सिराज ने। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। और कौन सा एरिया रहेगा? जो पंजाब हरियाणा या गंगा या यमुना के बीच का इलाका रहेगा। दैट टर्म was used in a political sense for land that was part of a dominance of the Delhi Sultan. Areas included in the term shift with the extent of the Sultanate, but it never includes South India. In early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent, same as how the 14th century poet Amir Khusro used the word हिंद। तो यहाँ पर देखिए एक टर्म तो हमने पढ़ी है कि जो मिनाज ए सिराज के द्वारा यहाँ पर क्या बताया गया, एक पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं जो दिल्ली सुल्तानों का जो पार्ट रहा है उन्होंने भी शब्द का यूज किया है। एरिया जो इंक्लूड हुआ है, धीरे धीरे इसमें सल्तनत में चेंजिंग हो गए और जो इसमें इस सल्तनत में जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था उसमें साउथ इंडिया का इलाका नहीं इंक्लूड होता था। अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया है और उसने भारत की ज्योग्राफी यानी भारत के फ्यूना को देखकर इस शब्द का, फ्यूना क्या होता है? फ्लोरा और फ्यूना आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। फ्लोरा होता है प्लांट्स के बारे में जानकारी और फ्यूना होता है एनिमल्स के बारे में जानकारी। यानी फ्यूना और यहाँ के जो कल्चर को देखकर उन्होंने किसका शब्द का यूज किया है? हमारा जो हिंदुस्तान शब्द का यूज किया है। 14th सेंचुरी में एक पोइट हुए हैं अमीर खुसरो, उन्होंने एक वर्ड का यूज किया है हिंद। तो हम सबसे पहले देखो हमने हिंदुस्तान के बारे में जाना, इंडिया के बारे में, और फिर जाला कि दिल्ली सल्तनत का जो इलाका है वो हमारे नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित होता था, साउथ इंडिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता था। अर्ली 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड का यूज किसने किया है? बाबर ने, यहाँ की ज्योग्राफी को देखकर। और 14th सेंचुरी में एक पोइट हुआ मीर खुसरो, उसने कौन से वर्ड का यूज किया है? हिंद वर्ड का यूज किया है। Even if the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning associated with it today। तो यहाँ पर क्या बताया कि जोग्राफिकल और कल्चरल, जोग्राफिकल
पॉलिटिकल और कल्चरल चीज़ों को देख कर इवन हम ये बता सकते हैं कि जो इंडिया शब्द है इसको कहीं एग्जिस्ट नहीं किया गया किसमें, टर्म हिंदुस्तान में, डिड नॉट कैरी। ये यहाँ से आज के अगर हम मीनिंग देखते हैं, नेशनल मीनिंग देखते हैं, तो ये पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग से इसको कैरी नहीं किया गया है। तो आपको सिर्फ ये समझना कि जो हिंदुस्तान और इंडिया, हिंदुस्तान पहले कब यूज किया गया है और इंडिया शब्द कब आया है। तो देखते हैं हम। A simple term like foreigner is used today to meaning someone who is not an Indian. In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared in given village, someone who was not a part of that society or culture. तो यह एक सिंपल टर्म किसकी आई है, फॉरनर की। जो फॉरनर जो शब्द है, फॉरनर किसको बोलते हैं, विदेशी। इसका यूज आज के दिन में हम इसमें करते हैं कि जो इंडिया का नहीं है उसको हम क्या करते कहते हैं, फॉरनर कहते हैं। इन द मेडविल पीरियड, लेकिन जो मेडविल पीरियड होता था उसमें फॉरनर का मतलब होता था स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर किसका, हु अपीयर्ड इन गिवन विद सम हु नॉट पार्ट दैट ऑफ सोसाइटी और कल्चर, कि ऐसा स्ट्रेंजर जो उस विलेज से रिलेटेड नहीं है, जिसकी सोसाइटी या जिसका कल्चर उस सोसाइटी से मैच नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं, उस समय क्या कहते थे, फॉरनर। लेकिन आज के समय में फॉरनर किसको कहते हैं, जो इंडिया का नहीं है, इंडिया से बाहर का है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरनर। लेकिन पहले जो समय होता था उस समय जो जिस सोसाइटी से मैच नहीं करता था, जिस सोसाइटी या कल्चर उससे मैच नहीं करता, उस आदमी को क्या माना जाता था, फॉरनर माना जाता था मेडिवल पीरियड में। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन एंड ए पर्सियन अजनबी। तो देखिए हिंदी जो टर्म आती है, हम फॉरनर को किस रूप से जानते थे, परदेसी। यानी हिंदी में फॉरनर को हम क्या बोलते हैं, परदेसी, यानी पराया देश से आया हुआ या पराए देश में रहने वाला। टू डिस्क्राइब ले, और पर्सनी जो पर्शियन लैंग्वेज है हिंदी में तो परदेशी से, और पर्शियन लैंग्वेज में उसको हम अजनबी नाम से जानते थे। ए सिटी dweller might regard a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village are not a foreigners to each other, even if they have different religious or caste backgrounds. एक सिटी डिवेलर क्या है, उसके रिगार्ड जो फॉरेस्ट डिवेलर थे वो एज ए फॉरनर क्या माना जाते थे, वो फॉरनर माने जाते। बट टू पीजेंट्स, लेकिन दो पीजेंट्स, जो पीजेंट्स कौन होते, किसान, लिविंग इन द सेम विलेज, जो सेम विलेज में रहते थे, वो फॉरनर नहीं होते थे एक दूसरे के लिए, बल्कि उनकी जो धर्म और उनका जो कास्ट बैकग्राउंड होता था वो अलग होता था। तो देखिए यहाँ पर इस पैसेज में आपको क्या बताया गया है कि परदेशी क्या है। हिंदी में फॉरनर का मतलब क्या होता है, परदेशी, और पर्शियन लैंग्वेज में फॉरनर का मतलब होता है अजनबी। लेकिन अगर सिटी के अकॉर्डिंग, सिटी में जो, क्योंकि सिटी में जो लोग आते हैं वो बाहर के कहीं कहीं से आते हैं, और यहाँ पर क्या बताया, फॉरेस्ट डिवेलर को हम क्या बोलते थे, फॉरनर। लेकिन एक ऐसे दो किसान जो एक ही गांव से बिलोंग करते थे, उनको क्योंकि उनका कास्ट और जो रिलीजियस बैकग्राउंड था वो अलग था, लेकिन वो सेम एक ही गांव के होते थे, इसलिए फॉरनर शब्द का यूज नहीं होता था। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियन और उनके सोर्सेस। हिस्टोरियन कौन होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखते हैं, वो उनको बोलते हैं हिस्ट्री हिस्टोरियन। उनके सोर्सेज के बारे में हम जानेंगे कैसे उन्होंने हिस्ट्री के बारे में पता लगाया। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ स्टडी एंड नेचर ऑफ द investigation. Coins, inscription, architecture and textual record will provide information. The number and variety textual record increase dramatically during the period, slowly displayed other types of available information. Paper gradually became cheaper and more widely available. तो हिस्टोरियन क्या होते थे, जो हिस्टोरियन ने हिस्ट्री के लिए अलग अलग सोर्सेज को इकट्ठा किया, जैसे कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन की, कोइंस की कोइंस के ऊपर स्टडी की, इंस्क्रिप्शन के ऊपर, आर्किटेक्चर, टेक्सुअल रिकॉर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की, जिससे हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री के बारे में उनको पता लगा। उन्होंने द नंबर ऑफ राइटर टेक्सुअल रिकॉर्ड, यानी लिखे हुए रिकॉर्ड भी उन्होंने इकट्ठे किए। मोस्टली जो ड्रामेटिकल जो पीरियड रहा है उनको इकट्ठा किया। ड्रामेटिक पीरियड कौन, जो बड़े बड़े जो पोइट होते हैं, जो ड्रामा लिखते थे और उस समय की पूरे समाज की जानकारी देते थे। धीरे धीरे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और मोस्टली रूप से उन्होंने पेपर के ऊपर, पेपर एक क्या होता था, मतलब चिपर होता था, बिल्कुल सस्ता होता था, मोर वाइडली अवेलेबल, और सबसे ज़्यादा ये
अवेलेबल होता था। तो इस देखिए आप यहाँ पर हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियंस थे यानी जो इतिहासकार थे, उन्होंने धीरे धीरे से बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की। कॉइन्स के रूप में कौन सी इकट्ठे किए, इंस्क्रिप्शन इकट्ठे किए, आर्किटेक्चर इकट्ठे किए, टेक्सचुअल रिकॉर्ड इकट्ठे किए, इस तरीके से सारी जानकारी प्राप्त की। और मोस्टली उन्होंने जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड इकट्ठे किए ज़्यादा सी मात्रा में, क्योंकि जो ड्रामाटिकल जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड होते थे उसमें उस समय की पूरी जानकारी दी जाती थी, जिसमें आर्थिक, सामाजिक या पॉलिटिकल ये सारा रिकॉर्ड उसमें तैयार होता था। तो इस तरीके से जो हिस्टोरियन थे हमारे, उन्होंने अपने इतिहास की जानकारी को कैसे इकट्ठा किया है। इट इज यूज टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सन्स, petitions and judicial record, and for register of account and text, manuscript collect by wealthy people, rules, monasteries and temples, and place in libraries and archives, provide a lot of detailed information to historian, but are also difficult to use. इट इज यूज टू राइट होली टेक्स्ट, उन्होंने जो किसका यूज किया, होली टेक्स्ट का यूज किया। होली टेक्स्ट क्या होते हैं, हमारी जो बुकें हैं जैसे रामायण, महाभारत, यहाँ महान ग्रंथ जो पुराण लिखे गए हैं, जो वेद लिखे गए हैं, तो उनको इकट्ठा किया। रूलर्स की जो जानकारी इकट्ठी की, लेटर्स जो टेक्निक ऑफ संत ने अपनाई थी। संत कौन होते थे उस समय, जो संत महात्मा होते थे वहाँ उस समय के जुडिशियल रिकॉर्ड, जो रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट थे या टैक्स थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट होता था हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें होती थी, उनको हम क्या बोलते थे, मैन्युस्क्रिप्ट। कलेक्ट किए उन्होंने लोग ज़्यादा मात्रा में, पीपल्स, रूलर और मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ से, टेम्पल से, अलग अलग लाइब्रेरी से जाकर इकट्ठी की थी। ताकि ये इकट्ठी क्यों की हिस्टोरियन, ताकि उनको बहुत सारी जो जानकारी है वो हिस्ट्री की जो जानकारी है हिस्टोरियन को मिल सके, और जो डिफ़िकल्ट चीज़ें थी उनको भी वो किस तरीके से सोल्व कर सके। देखो यहाँ देखिए, बट आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज, हिस्टोरियंस बट आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज, नो प्रिंटिंग प्रेस, so scribes had to copy the manuscript by hand. They made slight change while doing so. These change over the centuries grew, thus making manuscript of the same text different from each other. Hence, to the find of manuscript by the original another become difficult and have to depend on copies by scribes. So, comprehend the full information, we have to read varieties manuscript of the same text to know the original written. तो हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आई हैं जब हमारी हिस्ट्री को के जो पार्ट थे, जो इन्फॉर्मेशन थी उनको इकट्ठी कर रहे थे। बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट बाई हैंड, यानी मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है आपको बताएगा, हाथ से लिखी हुई चीज़ को हम बाई हैंड क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। मैनु क्या था, हाथ। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स इकट्ठी की, लेकिन वो समय के अनुसार उनके अंदर कुछ चेंजिंग आते गए। उनको ये समझना मुश्किल हो जाता था कि कौन सी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो ओरिजिनल हैं और कौन सी उनकी कॉपी हैं। तो सेम टेक्स्ट की जो उस समय की जो मेन है, ओरिजिनल कैसे लिखा गया है, ये सारी चीज़ें समझने में उनको दिक्कतें आती थी। ऑथर्स also revise their chronicles at the various times. 14th century chronicler Ziauddin Barni, who wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later, but history did not know about the existence of the first version until the 1960 as and remained lost in a large library collection. ऑथर आल्सो रिवाइज द क्रॉनिकल्स एट वेरियस टाइम्स। तो यहाँ पर क्या बताया, क्रॉनिकल्स कौन होते हैं, जो काल के अनुसार यानी समय के अनुसार जो इतिहास को लिखते हैं, रिवाइज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल्स। 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकल्स होया है जिसका नाम क्या है, जियाउद्दीन बर्नी। तो आपको याद रखना है, तो उन्होंने जो फर्स्ट अपना जो वर्जन लिखा है वो 2 साल के बाद 1356 में लिखा, बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो द एक्सचेंज ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंडर 1968। तो उनको ये बताया गया कि उनका जो फर्स्ट वर्जन था वो किसी को
उस फर्स्ट वर्जन के बारे में नहीं जानते हैं, बल्कि उसका 1960 में कुछ पता चला है। रिमाइंस लॉस्ट द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। तो इस तरीके से उनको पता चला कि किस तरीके से लाइब्रेरी से जो बड़े जो कलेक्शन थे वो कैसे लॉस्ट हो गए, यानी गायब हो गए। तो यहाँ पर जो ऑथर है, आपको याद रखना ऑथर का क्या नाम रहा है, जियाउद्दीन बर्नी है। क्रोनिकल्स कौन होते हैं, जो आपको काल के अनुसार जो क्या करते हैं, इतिहास को लिखते हुए चलते हैं। जियाउद्दीन बर्नी क्या रहे, ऐसे क्रोनिकल्स रहे हैं जिन्होंने 1356 में अपने यानी अनदर वर्जन 2 ईयर्स लेटर, यानी 2 वर्जन लिखे थे जिन्होंने 1-2 साल के बाद लिखा। बट हिस्टोरियन को एक ही उनका वर्जन मिला है। कब मिला है, डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्ट ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960। जो फर्स्ट वर्जन के बाद 1960 में उनका मिला, लेकिन लाइब्रेरी से ये कलेक्शन किस तरीके से गायब हो गया, इस चीज़ का किसी को पता नहीं चला है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे जो हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरियन क्या करते हैं, पूरी हिस्ट्री को, हमारी जो उसके कॉइन्स हैं या भाई कोई स्तंभ है, उसकी सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो जाते हैं, समय के अनुसार कुछ कलेक्शन नहीं मिलते हैं। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब हम किसके बारे में जानेंगे, नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। The study of the 1000 year spanning 700 and 750 challenge. The scales and variety of development that occurred over the period are huge. At different moments in this period, new technologies made the appearance, like the Persian wheel in the irrigation, the spinning wheel in weaving, and firemen in a combat. देखिए यहाँ पर हम नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम कौन से लगभग 1000 सालों की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और ये जो समय रहेगा 1000 सालों का, ये कौन सा रहेगा, 700 से लेकर 1750 के बीच में रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर चैलेंज बन के सामने आई हैं। और बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट कैसे हुआ है, डिफरेंट मूवमेंट कैसे रहे हैं, और किन कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने समाज के अनुसार 1000 सालों के अंदर बदल कर आई हैं। सबसे पहले क्या बताया कि भाई एक पर्शियन व्हील का यूज किया जाता था इरिगेशन के लिए। ये पर्शियन व्हील क्या था, जो कहने का मतलब क्या था कि जो नीचे पानी होता था उस पानी को ऊपर वाले हिस्से पर पहुंचाने का कार्य कौन करता था, पर्शियन व्हील। और इसको खास करके इरिगेशन में यूज यानी खेती बाड़ी में यूज किया जाता था सिंचाई के लिए। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और एक स्पिनिंग व्हील होता, स्पिनिंग क्या होता, बुनने का कार्य। तो इसका कार्य किसके लिए होता था, बुनने के लिए होता था। बुनना क्या होता है कि कोई भी कपड़ा बुनने के लिए इसका यूज किया जाता था। और फायर आर्म्स का यूज किया जाता है फार्म इन कॉम्बैक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बदलाव के बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे समाज में इन सारी चीज़ों का बदलाव आता रहा और कौन कौन से डिफरेंस इन 700 से लेकर 1750 के बीच में हुए हैं। ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी और देखते हैं। न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड द सब कंटिनेंट्स, potatoes, corn, chilies, tea and coffee. All these new technology and crops came along with people who brought other ideas with them as well, thus resulting in a period of economic, political, social and cultural change. न्यू फूड्स क्या होते हैं, नए नए खाने आए। और बेवरेज क्या होती है, जो पीने योग्य चीज़ें, पीने जैसे चाय कॉफ़ी। तो कौन से हमारे यहाँ पर फूड्स आए, कौन सी बेवरेज आई हैं, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सब कंटिनेंट से, उसके बारे में भी जानकारी मिली है। जैसे देखिए पोटैटोज है, कॉर्न है, चिलीज है, टी एंड कॉफ़ी, ये फूड भी हैं और बेवरेज भी हैं। ऑल दीज न्यू टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजीज आई हैं क्रॉप्स करने के लिए यानी खेती बाड़ी करने के लिए। विद पीपल हु ब्रोट अदर आइडियाज विद एज वेल द रिजल्ट पीरियड इकोनॉमिक, और इसके रिजल्ट क्या रहे हैं कि भाई नए नए जो क्रॉप्स के आइडिया आए हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आई हैं खेती बाड़ी करने के लिए। तो किस तरीके से इन आइडियाज़ के माध्यम से हम इसके जो रिजल्ट रहे हैं, इकोनॉमिक्स किस तरीके से चेंज हुई है, पॉलिटिकल किस तरीके से चेंज हुई है, सोशल और कल्चरल चेंज कैसे कैसे हुए हैं। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव, कि कहाँ कौन कौन से सब कंटिनेंट से क्या क्या आए हैं, हमारे नई नई चीज़ों का उदय हुआ है। और हमारे इन सारी चीज़ों से जो रिजल्ट रहा है पीरियड का, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल और कल्चरल चेंजेस कैसे आए हैं। वैसे आपको पता होगा हर
जैसे समाज का जो पॉलिटिकल और सोशल या कल्चरल लेवल सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। और हमारे जितने भी सब कंटिनेंट्स रहे हैं सबका अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनकी सबकी अपनी हिस्ट्री है। अगर इसके बारे में उठाकर देखेंगे तो सबका कल्चरल लेवल भी, इकोनॉमिक लेवल भी, पॉलिटिकल लेवल भी और सोशल लेवल भी सबका अलग अलग मिलेगा। सब अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना कार्य करते थे। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इट वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ए ग्रेट मोबाइलिटी एज ग्रुप ऑफ पीपल traveled long distance in search of opportunity. Subcontinent held a immense wealth and the possibilities for the people to crave a fortune. Rajput name derived from the Rajputra, the son of ruler, became quite popular during the period between 8th and 14th century. The term used generally refer to group of warriors claim अक्षत्रिय status. तो देखिए, इट हैज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबाइलिटी, यह जो पीरियड रहा है ग्रेट मोबाइलिटी का पीरियड रहा। बहुत सारे ग्रुप्स हैं पीपल के जो लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी यात्रा करके उन्होंने नए नए सब कंटिनेंट्स को क्या है ढूंढ डाला है, नए नए जगहों को उन्होंने ढूंढ निकाला। बहुत सारा सब कंटिनेंट से क्या है वो लोग यहाँ पर आए, धन इकट्ठा करने के लिए आए हैं और पॉसिबिलिटी से वो लोग यहाँ पर अपने भाग्यवश पहुँचे। और किस तरीके से उन्होंने यहाँ भारत पर में आने के बाद कौन कौन सी नई चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी किया, क्योंकि वो मेन उनका जो उद्देश्य था वो था पैसा कमाना, जो दूसरे देशों से लंबी यात्रा करके भारत तक पहुंचे थे। तो एक वर्ड आया है आपको, उनके भाग्यवश उनको क्या मिला। देखिए, राजपूत, राजपूत आपने बहुत सारा नाम सुना होगा। राजपूत जो नेम है कहाँ से ड्राइव हुआ, राजपुत्रा। राजपुत्रा का मतलब क्या होता है, ये वन वर्ड के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। द सन ऑफ रूलर, यानी सन का बेटा, जो रूलर का बेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राजपुत्रा या राजपूत जो वर्ड निकल कर आया। बिकेम क्वाइट पीपली ड्यूरिंग द पीरियड, ये जो वर्ड था इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रचलित था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, फेमस था। अब आती है बिटवीन 18 to 14 सेंचुरी के बीच में, जो 18th और 14 सेंचुरी का जो टाइम रहा है, जनरली स्ट्रीम इसको क्या बताया गया है, इस ग्रुप ऑफ वॉरियर क्लेम अक्षत्रिय स्टेटस, इसका क्या दिया गया, नक्षत्रीय स्टेटस से रिलेटेड बताया गया है। तो 14 सेंचुरी द टर्म वाज यूज्ड जनरली टू रेफर ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स क्लेमिंग अक्षत्रिय स्टेटस। तो अक्षत्रियों को, यानी एक वर्ड आया है अक्षत्रिय, अक्षत्रिय स्टेटस का क्लेम किया गया। वैसे आपने पहले जो हिस्ट्री आप जानेंगे, आपने 6th क्लास में पढ़ी होगी, तो उसमें क्या जानागा कि हमारे जैसे 4 वर्णाज बताए गए हैं। 4 वर्णाज में कौन कौन होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्याज। तो यहाँ पर वैश्य के, यहाँ पर जो हमारा वर्ड आया है अक्षत्रियों से रिलेटेड वर्ड आया कि अक्षत्रिय कौन कौन से महान अक्षत्रिय हुए हैं जो 18th और 14th सेंचुरी के बीच में हुए हैं। तो उन सारे सब की चीज़ों के, यानी उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, उनका कैसा कल्चरल लेवल था, कैसा उनका सोशल लेवल था, इकोनॉमिक लेवल कैसा था, या फिर पॉलिटिकल लेवल कैसा था, इन सब के बारे में जानकारी 18 to 14 सेंचुरी के बीच में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं 18 to 14 सेंचुरी के बीच में क्या क्या हुआ। बिटवीन द 18th and 14th century द टर्म वाज गिवन ऑफ ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स क्लेमिंग अक्षत्रिय कास्ट स्टेटस, इंक्लूडिंग नॉट जस्ट रूलर एंड चिफ्टेन बट ऑल्सो सोल्जर एंड कमांडर हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट्स। Extreme valor and a great sense of loyalty are the qualities attributes to Rajput by poets and boards. Marathas, Sikhs, Jats, Ahom and कायस्थ। कायस्थ क्या होती है, कास्ट होती है। एंड यूज अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। तो बिटवीन 18 to 14 सेंचुरी में पढ़ेंगे कि इस टर्म में बहुत सारे वॉरियर्स हुए। वॉरियर्स का मतलब यानी बहुत सारे योद्धा ग्रुप हुए हैं क्षत्रियों के, जिनका कास्ट स्टेटस में अक्षत्रिय वर्ड आता है। इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर, ये सिर्फ एक रूलर्स या चीफटेन नहीं थे, बल्कि अच्छे सोल्जर्स होते थे, अच्छे कमांडो होते थे जो अपनी आर्मी में सेवा देते थे अलग अलग मोनार्क के
रूप में। एक्सट्रीम और ग्रेट सेंस ऑफ ए लॉयल्टी, इसलिए ये जो वर्ड है, कौन सा वर्ड, जो क्षत्रिय वर्ड है, ये एक्सट्रीमी वलोर और ग्रेट सेंस लॉयल्टी के साथ इसको लिया जाता है। इसके क्वालिटीज होती थी जो एट्रीब्यूट टू राजपूत, ये जो यहाँ के जो पोइट्स थे या बर्ड्स थे, ये किसको इस लॉयल्टी से ये वर्ड किसको देते थे, राजपूतों को देते थे। राजपूतों के साथ साथ और भी कई महान लोग हुए हैं, जैसे मराठाज हैं, सिख्स हैं, जाट्स हैं, होम हैं और अक्षत क्या है, कायस्थ। कायस्थ क्या है, ये सारी ये जो मराठा, सिख, जाट्स, होम, कायस्थ, ये कास्ट के रूप में इनको लिया गया है। और इस अपॉर्चुनिटी को पॉलिटिकली रूप से भी क्या किया गया है, इनकी एज यानी इनके समय के अनुसार इनको पॉलिटिकली रूप से इम्पोर्टेंट बताया गया। जैसे हमने राजपूतों के बारे में जाना कि राजपूत कैसे महान होते थे और उनको राजपुत्रा का मतलब क्या होता था, वैसे ही राजपूतों से संबंधित कुछ पोइटों ने और भी नाम, जो पोइट्स हुए हैं उन्होंने और भी नाम आए हैं, जैसे मराठा है, सिख, जाट, होम्स और कायस्थ, ये भी एक महान जाति से बिलोंग करते थे और पॉलिटिकल रूप से ये सारे क्या रहे हैं, इम्पोर्टेंट रहे हैं, इसलिए इनका वर्णन किया गया है। तो देखो आपको पता चला होगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कोई वर्ड समझने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट लेकर आपको पढ़ना होगा, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। आता मैनी फॉरेस्ट डेवलपर माइग्रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड टू द चेंज इन हैबिटेट, दिस वाज ए ग्रेजुअल clearing of forest and the extension of agriculture, faster and more complete in some area than other. Those who remained start to till their lands and became peasants who were later influenced by regional marks, chieftains, prides, monasteries and temples. तो यहाँ पर क्या बताया, मैनी फॉरेस्ट डेवलपर, बहुत सारे फॉरेस्ट डेवलपर्स थे। फॉरेस्ट डेवलपर्स यानी जो माइग्रेट करके आए थे उस पीरियड के दौरान, और वहाँ पर उन्होंने अपनी हैबिटेट को चेंज किया था। हैबिटेट क्या होता है, निवास स्थान को चेंज किया। उन्होंने बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया, किसके लिए, वो खेती बाड़ी को बढ़ावा देना चाहते थे। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं। वहाँ फास्टर और मोर कंप्लीट इन सम एरिया, जो बहुत ही फास्ट और मोर कंप्लीट यानी उस एरिया को दूसरों देन अदर, उनके दूसरों के बजाय उसको ज़्यादा तरक्की में लाना चाहते थे। दोज हु रिमेन स्टार्ट टू देयर लैंड्स, इसलिए उन्होंने अपने जो देयर लैंड्स यानी वहाँ जहाँ तक लैंड्स होती उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बहुत सारे पीजेंट्स नए बने, उन्होंने उस रीजनल मार्केट्स को, चिफ्टेंस, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी रीजनल मार्केट बनी, चिफ्टेन बने, प्रीस्ट कौन होते हैं, पुजारी, मोनेस्ट्रीज और चिफ्टेन कौन होते हैं, एक इलाके का यानी जो ट्राइब्स होते थे, जो मोस्टली किस में रहते थे, जंगलों में, और जो बड़े बड़े जंगलों को जिन्होंने साफ कर दिया था, और उसका जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे, चिफ्टेन। प्रीस्ट कौन होते हैं, पुजारी। मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल, मोनेस्ट्रीज किसको बोला गया, जो बौद्ध धर्म से संबंधित, जो बौद्ध धर्म की पूजा करते थे, वो लोग मंदिरों के बजाय कहाँ पर जाते थे, मोनेस्ट्रीज में जाकर पूजा करते थे, यानी भगवान की ध्यान लगन करते थे। और टेम्पल्स आप सभी को पता होगा, टेम्पल्स में हिंदू लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो देखिए ऊपर से आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे यानी जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया, क्या, किसके लिए, खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए। और मोस्टली ये लोग कौन होते थे, ट्राइब्स होते थे, ट्राइब्स किसान होते थे, और जो अपना क्या है, एग्रीकल्चर के लिए जमीनों को साफ करते थे। दिस लेड देम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बाय paying tax and offering goods and services local lords. These result in major economic and social differences amongst peasants. Some had more productive land while others kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lion सीजन। क्या बताया गया है कि अगर हम देखते हैं एक लार्ज पार्ट, किसका लार्ज पार्ट, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, टैक्स क्या देना पड़ता था, उनको टैक्स देना पड़ता था। ऑफरिंग गुड्स, किसके बदले में, अगर कोई गुड्स ऑफर किया जाता लोकल लॉर्ड्स को। लोकल लॉर्ड्स को ने जो लोकल वहाँ का जो बंदा होता था, जब भी कोई यानी किसी तरीके से
जमीन का जो पार्ट का जो कुछ हिस्सा यानी उसको किसके रूप में देना पड़ता था, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। गुड्स और सर्विस के बदले भी उनको टैक्स देना पड़ता था, किसको, जो आम किसान होते थे। इससे इसके क्या रिजल्ट हुए कि भाई जो मेजर जो इकोनॉमिक चेंज और सोशल डिफरेंस आने लगे किसके बीच में, किसानों के बीच में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कैटल रखते थे या कुछ और, कैटल क्या होते, पशु वगैरह पालते थे, या फिर कोई ऐसे थे जो मोस्टली ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे। इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ होती थी डिफरेंट डिफरेंट किसानों की अलग अलग थी। यानी क्या बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे किसान हुए हैं जो ज़्यादातर पार्ट को क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, या बहुत सारे पशु रखते थे, या फिर वो क्या करते थे, अपने ज़्यादातर पार्ट पर खेती बाड़ी करके जो उनकी गुड्स सर्विस होती थी वो अपने लैंडलॉर्ड को देते थे। और इससे क्या हुआ कि इन किसानों के बीच में बहुत सारे अंतर आने लगे, क्योंकि किसी के पास तो खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी और पशु भी बहुत ज़्यादा होते थे, या किसी के पास क्या होती थी, जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी होती थी वो कम होती थी और पशु वगैरह भी कम होते थे। तो मेन कारण क्या रहे हैं इनके एक्टिविटीज़ के या इनके इकोनॉमिक्स डिफरेंसेस के यही रहे हैं। तो चलिए आगे क्या बताया गया है, अब हम देखेंगे कैसे चेंज आए। विद द चेंज इन सोसाइटी पीपल grouped into जाति और सब caste and were ranked on the basis of their backgrounds and occupations. The rank however were not permanent and changed with the power influence the resources controlled by द जाति। देखिए ये क्या बताया गया कि भाई हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आए हैं। पीपल बैकग्राउंड जो पीपल ग्रुप थे वो जाति के अनुसार या सब कास्ट के अनुसार वो उनका जो रैंक है वो बदलता रहता था। जो बेसिक अगर बैकग्राउंड्स देखते हैं उनके जो रैंक उनका किसके अनुसार चेंज होता था, उनके बैकग्राउंड के अनुसार, और उनके ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, उनके व्यवसाय के अनुसार। इस तरीके से रैंक अगर हम देखते रहते हैं वर नॉट परमानेंट, ये रैंक जो होता था उनका परमानेंट नहीं रहता था, क्योंकि जैसे ही पावर बढ़ती तो उनका जो रैंक है वो भी चेंज हो जाता था। अगर हम देखते हैं रिसोर्सेज जो इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द जाति, जो इन्फ्लुएंसेस या रिसोर्सेज किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, जाति के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। तो क्या देखे आज भी अगर हम देखते हैं तो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में आज भी लोग किसके ऊपर बटे हुए हैं, जाति और सब कास्ट के रैंक के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं, उनका बैकग्राउंड बटा हुआ है। आज भी अगर हम रैंक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो रैंक हमारी आज हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारा ऑक्यूपेशंस कैसा है, तो वैसे ही लोग हमारे साथ क्या करते हैं, बिहेवियर करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास आज भी पैसा ज़्यादा आ जाता है तो उस आदमी का ऑटोमेटिकली जो रैंक है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि वो अगर परमानेंट कोई रैंक नहीं, उस समय भी ऐसे ही होता था मेडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में भी ऐसे ही होता है कि आदमी का रैंक उसके ऑक्यूपेशंस को देख कर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, जाति के द्वारा कंट्रोल्ड किए जाते थे बहुत सारे रिसोर्सेज। स्टेटस ऑफ द सेम जाति ऑल्सो वेरिएड फ्रॉम द एरिया टू एरिया। रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ मेंबर्स वर framed by jatis and enforced by an assemblies of elders which also came to be known as jati panchayat in same areas. However, jati also had to follow the rules of the village. 12 villages were governed by a chieftain. तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि भाई अगर हम देखते हैं सेम जाति, यानी बहुत सारे एरियाज में ऐसे होते थे कि सेम जाति के ही लोग एरिया टू एरिया रहते थे। सबके जो रूल रेगुलेशन जो होते थे, जो जहाँ भी मतलब रूल रेगुलेशन प्रत्येक जो मेंबर होता था जाति का, सबको क्या फ्रेम कर दिए गए जाते थे कि भाई इस जाति के ये रूल दिए गए हैं और इसको क्या है सबको फॉलो करना है। ये सारे जो रूल्स हैं वो कौन बनाते थे, जो एल्डर्स होते थे वो असेंबली बुलाते थे और असेंबली में सभी रूल्स को क्या करते थे, लागू करते थे। इसको हम क्या बोलते थे, जाति पंचायत के नाम से जानते थे और सभी सेम एरियाज में ऐसा ही होता था। जाति आल्सो हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ विलेज। जाति को
जो रूल होते थे वो सबको फॉलो करना होता था। हर विलेज में ये रूल्स दिए जाते थे। स्वेरल विलेज है वर गवर्नड बाय ए चिफ्टेन। और बहुत सारे जो विलेज में क्या बनाया जाता था, एक चिफ्टेन। चिफ्टेन कौन होता है? एक मुख्य नेता, जो इसको जो सारी रूलों को क्या करता है, गवर्न करता है यानी चलाता है। तो आपको पता चला कि किस तरीके से बहुत सारे, जैसे आज भी आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे गांवों में अलग अलग जाति के लोग होते हैं और सबकी जाति के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं और सबको उनको फॉलो करना होता है। और जिस तरीके से आज गांव में क्या होता है, एक सरपंच होता है, उसके मेंबर होते हैं, वैसे ही मेडिवल पीरियड में क्या होता था कि भाई एक गांव का मुखिया या ट्राइब्स का मुखिया, जिसको क्या नाम से, चिफ्टेन के नाम से जानते थे, वो सभी क्या मेंबर को बुलाता था और जितने भी जाति पंचायत में जो एरियाज आते थे या जो रूल्स आते थे, सभी बड़े बड़ों असेंबली उनको बुलाता था। तो उस रूल, वो सभी रूल्स वहाँ पर बताए दिए जाते थे और गांव के जितने भी यानी एरिया टू एरिया जितने भी बंदे होते थे या उस गांव से रिलेटेड जो जो बंदे होते थे, सबको वो रूल फॉलो करने होते थे। तो इस तरीके से आपको क्या पता चला कि हमारे समाज भी कैसे बटा हुआ था, कैसे जाति जो थी लोगों के बीच में बटी हुई थी और कैसे सब अपनी जाति के रूल को फॉलो करते थे। आगे क्या दिया गया है, रीजनल एंड एम्पायर, रीजन एंड एम्पायर सॉरी। अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो समाज है वो कैसे जाति में बटा हुआ था, कैसे मेंबर्स उन पर कार्य करते थे। तो अब हम क्या देखेंगे, रीजन एंड एम्पायर। एम्पायर क्या होता है, साम्राज्य। कि साम्राज्य के कौन कौन से जो क्षेत्र होता था, जो रीजन होता था, और कैसे कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से जो एम्पायर साम्राज्य कहाँ कहाँ तक कौन कौन से लोगों का होता था। तो लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोलाज। तो चोलाज भी क्या थे, एक ग्रुप का नाम है। तो लार्ज स्टेट रहे हैं किसके, चोलाज के, तुगलक्स के और मुगल्स के। बहुत सारे रीजन्स पर यानी बहुत सारे ज़्यादा जो इंडिया के पार्ट है वहाँ पर इनका क्या होता था, साम्राज्य होता था। एज संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन स्टेटस ही रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द बंगाल गुड़ा इन द ईस्ट टू गजना इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड द इंक्लूड ऑफ द साउथ इंडिया द्रविड़ा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको क्या पता चला कि भी लार्ज स्टेट्स किसके होते थे, चोलाज के, तुगलक के, मुगलाज के, बहुत सारे मैनी रीजन्स होते थे। एक संस्कृत प्रशस्ति जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजिंग। प्रेजिंग क्या होती है, एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है, प्रशंसा की गई है किसकी, दिल्ली का सुल्तान था, नाम था गयासुद्दीन बलबन। उसका साम्राज्य का समय ये रहा है 1266 से 1287 तक। तो उसने अपना किस तरीके से अपना साम्राज्य चलाया था, तो उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, तो इसके बारे में जानते हैं। तो उसका साम्राज्य बंगाल से, जो ईस्ट में बंगाल है जिसको उस समय गुड़ा नाम से जाना जाता था, तो बंगाल तक। और गजनी, गजनी कहाँ पर है, अफगानिस्तान के, इन द अफगानिस्तान इन वेस्ट, यानी जो गजना नाम की जगह थी अफगानिस्तान में, वहाँ तक। और सारा जो साउथ इंडिया, द्राविड़ा, यानी साउथ इंडिया को उस समय किस नाम से जाना जाता था, द्राविड़ा नाम से जाना जाता था। यहाँ तक किसका साम्राज्य होता था, जो दिल्ली का सुल्तान होता था गयासुद्दीन बलबन। और आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो इसी क्लास में आप यानी जो आपकी ये बुक है हिस्ट्री की, है 700 से लेकर के 1750 तक आप इसमें पढ़ेंगे। तो आप जो चैप्टर पढ़ेंगे भाई, इस चैप्टर के बाद उसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलेगा। और दिल्ली सल्तनत का ही एक ये जो राजा होता था यानी सम्राट गयासुद्दीन बलबन होता था, जिसकी संस्कृत प्रशस्ति मिली है। और इसमें ये पता चला है कि भाई उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था और उसका साम्राज्य का जो समय था वो कब से कब तक है, 1266 से लेकर 1287 तक का उसका समय रहा है। यानी लगभग उसने कितने, जो 20-21 साल तक शासन किया है। तो इस साम्राज्य के बारे में इससे पता चलता है कि भाई जो भारत का जो हमारा देश है वो कितना फैला हुआ था। यानी अफगानिस्तान भी पहले किसके अंडर में आता था, जो अपना भारत है उसके अंडर में
आता था। देखिए आपने गजनी, गजनी ये इसी बुक में आप क्या पढ़ोगे कि भाई गजनी से कौन आया था, और एक गजनी नाम का शासक था, वो आया था और किस तरीके से उसने भारत में लूटमार की थी। तो यहाँ पर सिर्फ भारत में दिल्ली सल्तनत के एक सम्राट के बारे में लिखा गया, जो एक संस्कृत प्रशस्ति में उसकी प्रशंसा की गई है। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन कैसे, जो अलग अलग रीजन्स थे वहाँ पर लोग कैसे रहते थे, तो नाम दिए गए गुड्डा, गुड्डा किसका नाम था, बंगाल का। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। Apparently fled before his armies, historians have considered these an extra claim of conquest। तो क्या बताया गया है कि भाई ये हमारे गुड्डा है, आंध्र केरला है, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात है, ये यहाँ पर अपनी अपनी इनकी सबकी क्या थी, आर्मीज थी। हिस्टोरियंस बताते हैं कि कैसे इन्होंने एक दूसरे पर यानी हमला करके एक दूसरे के प्रदेशों को जीता है। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जीतना। हिस्ट्री जो हिस्टोरियन हुए, इतिहासकार हुए हैं, तो हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि ये हमारे मेन अलग अलग डिफरेंट रीजन होते थे, और किस तरीके से ने किसने किसके ऊपर हमला किया और एक दूसरे के प्रदेशों को जीता। और ख़ास करके ये लोग तो अपने ह्यूस में रहते थे, यानी अपने भारतवर्ष में रहते थे, लेकिन बाहर से जो लोग आए हैं, बाहर से कौन, जैसे आप देखोगे कि बाहर से भारत पर साम्राज्य करने के लिए मोस्टली यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एक 2000 सालों तक कम ही साम्राज्य किया। मोस्टली जो बाहर से यानी विदेशों से आने वाले आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण कर करके बहुत सारे प्रदेशों को जीता और अपने साम्राज्य में शामिल किया है। तो इस चीज़ के बारे में आप अगले जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे क्या दिया गया है देखिए, बाई 700 मैनी रीजन ऑलरेडी पोस्ड distinct geographically dimension and their own language and cultural characteristics, and were also associated with specific ruling dynasties. Considerable conflict rose between these states, occasionally dynastic like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, Mughals, and empire that were pan-regional, spanning diverse region. Not all these empires were equally stable or successful। तो क्या बताया गया, लगभग कितने बताया गया, 700 मैनी रीजन, 700 से भी ज़्यादा क्या बताएं, अलग अलग ऑलरेडी रीजन थे, यानी क्षेत्र थे। किसके अकॉर्डिंग, जो जोग्राफिकली डायमेंशन के अकॉर्डिंग बटे हुए थे, या अपनी अपनी सबकी लैंग्वेज थी, अपने कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स थी, सबकी स्पेसिफाइक जो रूलिंग डायनेस्टीज होती थी। जैसे आज हमारा जो भारत देश है, उस समय पर यानी मेडिवल पीरियड में लगभग 700 से भी ज़्यादा रीजन के अंदर क्या हुआ था, बटा हुआ था, और सबकी आप अपने कल्चर था, सबकी आप अपनी लैंग्वेज थी, सब आप अपने तरीके से ही अपना जीवन बिताते थे। कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट आल्सो बिटवीन द स्टेट, बहुत सारे यानी स्टेट्स के अंदर, यानी जितने ये रीजन्स हैं इनके अंदर क्या रहते थे, आपस में झगड़े भी रहते थे। ओकेजनली जो डायनेस्टीज थी, यानी जो नाम आए हैं उस समय के जो प्रभुत्व रहा, जैसे चोलाज का रहा है, या खलजीज का रहा है, या तुगलक का रहा है, या मुगल्स का रहा है, तो इन्होंने अपने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए थे। स्पेनिंग डाइवर्स रीजन भी रहे हैं, यानी और भी कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं। नॉट ऑल द एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। तो ये जितने भी यहाँ पर साम्राज्य आपको लगभग देखने को मिले, इनके अंदर न तो एक जैसी पावर होती थी, न एक जैसी स्टेबिलिटी होती थी, और न ये एक जैसे सक्सेसफुल थे। जैसे आज है ना कि हमारा देश कितना तरक्की करता है, पाकिस्तान कितना तरक्की करता है, या यूएस कितना तरक्की करता है, तो उसी तरह से इंडिया में भी ऐसा ही होता था कि कौन कितना सक्सेसफुल या स्टेबल स्टेट्स है। मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। अब आता है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में आप पूर्ण रूप से पूर्ण रिलेशन कंप्लीट चैप्टर आप इसी बुक में पढ़ोगे, हिस्ट्री के शायद 4th चैप्टर आपका रहेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई 18th सेंचुरी में जो मुगल एम्पायर था उसका एंड हो गया था, लीडिंग टू द इमर्ज ऑफ द रीजनल स्टेट। हावेवर ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजन रूल्ड altered the character of the region across the most of subcontinent. Regions were left the legacy the
big and small states that had ruled on them as a parent in the marriage of many districts and shared tradition in the realm of governance, the manage of the economic, allied cultural and language. तो मुगल एम्पायर क्या है 18 सेंचुरी में डिक्लाइन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल एम्पायर कब डिक्लाइन हुआ, तो आपको याद रखना है 18 सेंचुरी में। आगे क्या होता है, बहुत सारे रीजनल जो स्टेट्स आए हैं यहाँ पर एमर्ज हुए हैं, रीएमर्ज हुए हैं, यानी दोबारा बने हैं बहुत सालों के बाद। जो पैन रीजनल रूल्स रहे हैं, करेक्टर ऑफ रीजन्स, अलग अलग रीजन्स के अपनी विशेषता रहे हैं। मोस्ट रूप से अगर हम देखते हैं जितने भी सब कंटिनेंट्स को क्रॉस किया है, तो उससे पता चला कि भाई यहाँ पर कितने जो रीजन्स ऐसे हैं जो पीछे छूट गए हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेज हैं जो बड़े हो गए, कुछ ऐसे छोटे स्टेट, स्मॉल स्टेट थे जिनके अंदर किस तरीके का रूल था, कैसे उनका जो उनके डिस्ट्रिक्ट आपस में बटे हुए थे, कैसे वो अपने ट्रेडिशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, कैसे कैसे गवर्नेंस या मैनेज इकोनॉमिक को किया जाता था, किस तरीके का कल्चरल था, किस तरीके की लैंग्वेज थी। तो ये सारी चीज़ें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेडिवल पीरियड में ये पता चलेगा कि भाई इनका अंत हुआ, तो मेडिवल पीरियड में कैसे कैसे रीजन थे, कैसे उनके सब कंटिनेंट्स बटे हुए थे, या फिर कैसे उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट बटे हुए थे, कोई छोटा था कोई बड़ा था, सबकी लैंग्वेज कैसी थी, सबका कल्चर कैसा था, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ से सभी एक जैसे थे। ये सारी चीज़ों का पता हमें कहाँ से चल रहा है, जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है उसके जो हमें विशेष जो स्रोत मिले हैं, यानी जो सोर्सेस मिले हैं, तो उनसे पता चला कि कैसे कैसे वहाँ के लोग अपना जीवन, वहाँ नहीं सॉरी, जो मेडिवल पीरियड में जो इंडिया था वो कैसे अपने वहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, और उनके अंदर सबके अंदर कितना अंतर था। जैसे आज हमारे समाज में अंतर है, उस समय भी ऐसा ही होता था। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हम मेडिवल पीरियड के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ रहे हैं। आई होप आपको चैप्टर भी समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप क्या करके कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है। थ्रू द थाउजेंड्स ईयर बिटवीन 700 and 750 the character of the different regions are not growing in isolation. These regions felt the impact of larger pan-region forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. तो क्या बताया गया है, बहुत सारे ईयर्स लगे, यानी लगभग 700 से 1750, जो इस समय का जो बीच का जो समय रहा है लगभग 1000 साल। अलग अलग जो रीजन्स हैं, रीजन्स क्या होते हैं, अलग अलग क्षेत्र ग्रो हुए हैं, कोई ग्रो नहीं हुआ है, कोई पीछे छूट गया है, या कोई नया रीजन बना है। तो इस तरीके से किसने अपने आप को यानी ख़त्म हो गया, या कोई नया ग्रो कराया है। तो ये सारी जो हिस्ट्री के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कैसे 700 से 1750 के बीच में हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट चैप्टर में तो सिर्फ इनका क्या दिया गया है, इनको बताया गया है कि भाई हमारी हिस्ट्री में मोटे मोटे तौर पर कि 700 से 1750 के बीच में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से साम्राज्य बसे हैं, और किस तरीके से वो अलग अलग हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें लगभग 1000 सालों का ये समय जो है, तो इसमें बताया जाएगा। अगर आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है आपको कराए जाएंगे, तो उससे अभी आपको जितनी भी क्लियरिटी है, जो नॉन क्लियर नहीं हो रहा है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा जब आप बाकी जो चैप्टर पढ़ेंगे। द ओल्ड न्यू रिलीजन, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के बारे में हम जानेंगे। अब तक हम पढ़ रहे थे रीजन एंड एम्पायर के बारे में, हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के बारे में। पुराने धर्म क्या थे और नए धर्म क्या क्या हैं। These thousands years witnessed major development in a religious tradition. Collective belief in a supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organism of local communities as the social world of these group altered so too did their beliefs. तो यहाँ पर क्या, जो ये 1000 जो साल रहे हैं, ये विटनेस्ड रहे हैं अलग अलग जो धर्म हैं, जो ट्रेडिशन में आए हैं, जिनका विकास हुआ है।
कलेक्टिव बिलीफ यानी जो लोग थे किस तरीके से अपने जो सुपर नेचुरल एजेंसी जो रिलीजन उनका रहा है, कैसे एक दूसरे के धर्म से क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। क्लोजली कनेक्ट होने सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म भी लोकल कम्युनिटीज में रही हैं। इस तरीके से एज द सोशल वर्ल्ड्स, अगर हम सोशल वर्ल्ड्स में देखते हैं तो जो ग्रुप्स रहे हैं वर्ल्ड्स के, कैसे उन्हें अपने धर्म के ऊपर जो विश्वास रहा है, कैसे उनके अपने धर्म विश्वसनीय बने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पुराने और नए धर्मों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि भारत जो था इंडिया जो था हिंदू धर्म से ही मेन रिलेटेड था, और बाद में कौन से धर्म आए थे, बौद्ध और जैन धर्म आए थे। लेकिन जो बाद में जो 700 से लेकर जो 1750 तक का जो टाइम रहा, इन 1000 सालों में मेनली जो धर्म जो विकसित हुआ है वो धर्म कौन सा रहेगा, जिस धर्म का विकास था वो था मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म। तो कौन कौन लोग आए हैं जो कट्टर मुस्लिम हुए हैं और उन्होंने अपने धर्मों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी अपने धर्म को बढ़ावा दिया है। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मान लो अपने ही धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन कुछ उनमें से कुछ एक लोग ऐसे ही रहे हैं जो सभी धर्मों को बराबर की मान्यता देते थे। उनके अनुसार कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता था, सिर्फ वो ये मानते थे कि भगवान एक है, उसके नाम अनेक हैं, और इस तरीके से सभी धर्मों को बढ़ावा देने की कोशिश करते थे, सभी धर्मों के लिए बराबर का कार्य करते थे। तो ये सारे जो हमारे जो धर्मों के बारे में जो विषय में हम जानेंगे कि किस तरीके से लोगों का विश्वास कौन कौन से धर्म के प्रति बढ़ा है, इन चीज़ों के बारे में हम जो जान रहे हैं। आगे देखें क्या दे रखे हैं। इम्पोर्ट चेंज occurred in Hinduism include the worship of new deities, the construction of temple by loyalty, and the growing importance of Brahmans, the priest and dominance group in society. Brahmans earned respect in the society for the knowledge of Sanskrit text, and their dominance position was consolidated by the support of their patrons, new rules searching for their प्रेस्टीज। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि हमारा जो धर्म यानी जो इम्पोर्टेंट जो धर्म रहा है, लोग जिन जो हिंदुओं के लिए उसमें बहुत सारे नए देवी देवता सम्मिलित किए गए। अगर हमने बहुत सारे जो टेम्पल बनवाए गए किसके द्वारा, रॉयल्टी के द्वारा। रॉयल्टी क्या होती है, नए जो राजाओं महाराजाओं के द्वारा नए नए जो टेम्पलों का निर्माण करवाया गया। और ब्राह्मणों को और जो पुजारी थे उनको क्या दिया गया, इम्पोर्टेंस दिया गया, यानी उनको इम्पोर्टेंट दिया गया उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ब्राह्मणों और पुजारियों को क्या दिया जाता था, ग्रुप्स जो सोसाइटी में ऊंचा दर्जा दिया जाता था। ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, क्योंकि ये मानते थे कि ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो संस्कृत के ज्ञाता हैं, और फर्स्ट जो उनके अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन को सपोर्ट किया जाता था। जो नए रूलर्स थे उन्होंने भी न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, नए रूलर्स ने भी क्या किया, अलग अलग धर्मों यानी जो प्रेस्टीज थी उनके बारे में जानकारी ली, उनके सर्च किया कि कैसे कैसे कौन कौन से धर्म का उदय हुआ है। तो ऐसे पता चला कि जो संस्कृत ज़्यादातर जो मोस्टली आज भी हम देखते हैं हवन यज्ञ वगैरह करवाते हैं तो ब्राह्मण लोग करवाते हैं, और जो पुजारी होते हैं वो संस्कृत के मेन ज्ञाता होते हैं। जितने हमारे जो मंत्र आज भी बोले जाते हैं हवन यज्ञ करवाने में, तो मोस्टली संस्कृत से लिए गए, यानी संस्कृत भाषा में बोले जाने वाले मंत्र हैं जो हमारे वेदों पुराणों से लिए गए मंत्र हैं। और हर मंत्र की अपनी एक वैल्यू होती है, हर मंत्र का अपना एक जो महत्व होता है। तो ऐसे आपको पता चला कि हमारा हिंदुज़म जो धर्म है, यानी हिंदुओं ने नए नए देवी देवताओं को अपनाया, नए नए मंदिरों का निर्माण करवाया, और समाज में सबसे ज़्यादा जो आज भी पूजनीय स्थान है वो किसका रखता है, ब्राह्मणों का। और जो पुजारी हैं उनका सोसाइटी में मेन प्रभुत्व होता है। ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि ये मानते हैं कि संस्कृत की ज़्यादातर जो नॉलेज होती है वो ब्राह्मण वर्ग को सबसे ज़्यादा होती है। और आज भी लोग उनका तय दिल से मतलब जो ब्राह्मण का दर्जा देने के लिए उनकी इज्जत या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम धर्म के बारे में पढ़ रहे तो ऐसे ही बहुत सारे और भी धर्म आए हैं हमारे समाज में। हम हिंदुज़म के साथ साथ और कौन से नए धर्म हैं उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो नए नए धर्मों के बारे में
नए नए देवी देवता, देख आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नए नए जो देवी देवता, नए डेटीज यानी नए देवी देवता जो आए हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म में आए हैं, बाकी जो धर्म हैं उनके अंदर इतने देवी देवताओं का स्थान नहीं रहा है। Another major development of this period was a emerge of the ideas of bhakti, of a loving personal deity that devotee could love, reach without the aid of priest or elaborate rituals. New religion appears in the subcontinents. Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 17th century. Many rulers were patrons Islam and ulema, learned theologians and jurists, unlike the Hinduism, Islam were interpreted in a variety of ways by its follower. तो आपको पता चला कि अनदर मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियड, इसमें और भी बाकी धर्मों के जो क्या आए हैं यानी डेवलपमेंट हुआ है, और ख़ास करके अब जो आइडियाज़ आए हैं भक्ति के, क्योंकि भक्ति का मतलब क्या होता है, एक ही देवी देवता को अपना जो प्रेम है वो समर्पित करना। आपने इन चीज़ों के बारे में यानी आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें आप पढ़ोगे कि कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई कौन कौन से देवी देवताओं के भगत थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देवी देवताओं को समर्पित कर दी है। तो उसके बाद न्यू रिलीजन यानी नए नए जो सब कॉन्टिनेंट से जो मर्चेंट्स आए, मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी आए दूसरे सब कॉन्टिनेंट से, वो कैसे अपने साथ अपने धर्मों को लेकर आए। तो सबसे पहले एक होली बुक है कुरान। कुरान किसकी होली बुक है आपको याद रखना है, मुस्लिम धर्म की होली बुक का नाम क्या है, कुरान। वो इंडिया में आए 17th सेंचुरी में। मैनी रूलर्स वर, बहुत सारे रूलर्स यहाँ पर आए जिन्होंने इस्लाम को इस्लाम और उलेमा को महत्व दिया। उन्होंने ऐसे ही जो ज्यूरिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा है, जैसे हिंदुज़म है, इस्लाम है, ये इन धर्मों के बहुत सारे अलग अलग रूप से फॉलोवर रहे हैं। हिंदू धर्म के अलग फॉलोवर रहे हैं और इस्लाम धर्म के अलग फॉलोवर रहे हैं। इन धर्मों का, दोनों ही धर्म बहुत ही महत्वशाली रहे हैं इंडिया के अंदर, और आज भी दोनों धर्मों का बराबर का दर्जा दिया जाता है। There were the Shia Muslim who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who accepted the authority of the early leader, Khalifa of the community and the succeeding Khalifas. There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Shafi, mainly in India, in the theology and मास्टिक ट्रेडिशनल। तो यहाँ पर देखिए हम पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे, हिंदुज़म के बारे में पढ़ रहे थे कि हिंदू में बहुत सारे देवी देवता रहे हैं, लेकिन वैसे ही मुस्लिम भी दो तरह से बटे हुए। मुस्लिम को दो भागों में बांटा गया, एक तो शिया और एक दूसरे सुन्नी। जो शिया मुस्लिम रहे हैं उनका जो विश्वास था वो किसका, मोहम्मद के सन-इन-लॉ थे जिनका क्या नाम रहा, अली। मोहम्मद सन-इन-लॉ अली रहे हैं, उनको वो लोग अपना मुस्लिम कम्युनिटी का क्या मानते थे, लीडर मानते थे। और दूसरा जो कम्युनिटी क्या रही है, जो मुस्लिमों की सुन्नी रही है। ये अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर, इनके जो अर्ली लीडर जिनको क्या बोलते थे, खलीफा, उस कम्युनिटी के, उनके वो क्या रहे हैं, मानने वाले रहे, नहीं उनमें विश्वास करने वाले रहे हैं। तो ये दो अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस रहे हैं दोनों के जो स्कूल ऑफ लॉ थे, यानी शिया और सुन्नी मुस्लिमों के जो स्कूल्स होते थे उनमें जो पढ़ने का तरीका था, या उन्होंने कौन कौन से चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है, तो सबके स्कूल के जो कानून थे वो भी अलग अलग थे। एंड द थियोलॉजी एंड मास्टिक ट्रेडिशन, और किस तरीके से उनके जो विश्वास था अपने धर्म के प्रति, उनका विश्वास कैसे बने रहे। तो देखिए आपको यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी आज के समाज में भी, और जो पहले जो मिडिल पीरियड था उसके अंदर भी, जो हिंदुओं के जो स्कूल होते थे उसमें सभी देवी देवताओं को एक साथ बढ़ावा दिया जाता था, किसी तरह से यानी कोई धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं बताया जाता था। लेकिन शिया और सुन्नी जो मुस्लिमों के जो ग्रुप रहे हैं, उन्होंने अपने स्कूलों के अंदर, उनके स्कूलों को क्या बोला जाता था उस समय, मदरसा बोला जाता था,
और उस मदरसे में जो शिक्षा दी जाती थी मेनली वो धर्म के ऊपर आधारित होती थी। यानी सामाजिक बातों को कम छोड़कर धर्म के ऊपर आधारित बातों को बच्चों को सिखाया जाता था। इससे वो क्या बन जाते थे, वो कट्टर अपने धर्म के प्रति समर्पित होने वाले बन जाते थे। देश के प्रति उनका जो सेवा भाव होता था वो कम होता था, बल्कि धर्म के प्रति जो सेवा भाव होता था वो ज़्यादा होता था। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि भाई हमारे समाज में जो मेन महत्व तो जो 0 से 700 तक हम पढ़ रहे हैं तो उस समय क्या किसका था, हिंदुओं का, हिंदू धर्म का मेन महत्व रहा है। और बहुत सारे मेडिवल पीरियड में हिंदू देवी देवताओं के पुजारी यानी जो उनसे लविंग करने वाले यानी उनके प्रति समर्पित होने वाले बहुत सारे लोग रहे हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म में आपको क्या पता चला है कि मुस्लिम भी इस्लाम से यानी बाहर से जो मर्चेंट्स या व्यापारी आए वो अपने साथ कौन सा धर्म लेकर आए हैं, इस्लाम धर्म लेकर आए हैं। और उन इस्लाम धर्म के पुजारियों में से भी 2 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहे हैं, जिनमें से एक किसको मानते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि को, और दूसरे किसको, जो अपने आप को खलीफा लीडर्स मानते थे उनको। और उनमें उनके स्कूलों में दिए जाने वाली जो शिक्षा होती थी वो भी क्या होती थी, उनके धर्म के रूल्स के ऊपर होती थी। जैसे इन्होंने एक ये जगह का नाम दिया स्कूल ऑफ लॉ, जो उनके बने हुए थे, ये दिया गया है, क्या दिया गया, अनफी, और दूसरा क्या नाम दिया गया, साफी। ये मेनली इंडिया में है, जहाँ पर इनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बच्चों को जो शिक्षा स्कूलों में लॉ के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी। आगे देखिए, हम देखते हैं कि धर्म के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं कि कौन कौन से धर्मों को बढ़ावा दिया गया है। तो धर्मों से रिलेटेड अगर फिर भी आपका कोई कमेंट रहता है या कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कहीं से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप डाउट में लिख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा एक स्टोरी के माध्यम से आपको बता रहे हैं ताकि आपको जो चैप्टर पढ़ने का जो आसान हो जाए। और जो तरीका हम भी ये सोचते हैं कि आसान से आसान तरीके में आपको बताया जाए, ताकि आपको ये ना लगे कि चैप्टर बिल्कुल बोरिंग है। सिर्फ आपको ये चैप्टर जो पढ़ा रहा है आप जा रहा है, इसका मेन मकसद है कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो सारे इस चैप्टर के ऊपर आधारित है। इसमें पूरा 1000 से लेकर जो 1000 सालों का वर्णन दिया गया, जो 700 से लेकर कब तक का है 1750 जो साल रहे हैं उनका वर्णन इसके अंदर दिया गया है। तो मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि आपको मोटा मोटे तौर पर यह बता दिया जाए कि आपकी जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक है उसमें आप सारी चीज़ें पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें कब से लेकर 700 से लेकर 1750 तक का समय है उसके बीच में रहेगा। उसके बाद आपका मेडिवल के बाद आपका मॉडर्न होगा शुरू, जो 8th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड एज द हिस्टोरियन टाइम इज नॉट जस्ट ए पासिंग ऑफ आवर डे or years as a clock or calendar. It also reflects change in social and economic organization in the presence and transformation of ideas and beliefs. तो यहाँ पर क्या पता चला है कि भाई अगर हम देखते हैं हमारा टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स को, तो देखने को मिला कि थाउजेंड्स जो साल लगे हैं हमारी हिस्ट्री को बदलने में। और डे टू डे की बात नहीं है, हमारे जो कैलेंडर हैं, हमारे जो क्लॉक का जो सिस्टम है वो क्या होता रहा है, वो चेंज होता रहा। आज इसके जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म के जो कुछ प्रभाव आज भी देखने को मिलते हैं। हमारा कैलेंडर का रूप आप भी देखते होंगे, हम एक विक्रम संवत पढ़ते हैं, एक शक संवत पढ़ते हैं, तो ये कैलेंडर्स का रूप भी आपको देखने को मिलता है। वैसे 6th क्लास में इसकी जानकारी दे दी जाती है कि शक संवत क्या होता है और विक्रम संवत क्या होता है, कि इस तरीके से जो हमारे कैलेंडर हैं उसके ऊपर जो कार्य मतलब जो दिया जाता है, कैसे ये डे निर्धारित किए जाते हैं, कैसे दिन निर्धारित किए जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी आपको दे दी जाती है। आगे देखिए क्या दिया गया है। स्टडी ऑफ टाइम मेड इज ईजर टू डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड दैट पोसेस शेयर कैरेक्टरिस्टिक इन द मिडल ऑफ द 19th century British historian divide the history of India into 3 periods: Hindu, Muslim and British, based on the idea of the religion of ruler was the only significant historical change, and there was no other developments in the economic, society or culture. It also ignored that rich diversity of the subcontinents. Only a few historians follow the periodism today. यहाँ पर क्या बताया, अगर हम स्टडी करते हैं आज के टाइम से रिलेटेड, तो हमारी जो हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा गया है।
अगर हम इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, हमारा जो पीरियड रहे हैं, 3 पीरियड हैं हमारी हिस्ट्री को। जिस आपको ये एक तो ये बात याद रखनी कि हमारी हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जो हमारा समय रहा 0 से 700 सालों तक का, उसको हम हिंदू पीरियड बोलते हैं। और जो 700 से 1750 तक का समय रहा, उसको हम मुस्लिम पीरियड बोलते हैं। और 1750 से लेकर 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ, उसको हम ब्रिटिश पीरियड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो हिंदू पार्ट है आपका, वो 6th क्लास में, जो हिंदू हिस्ट्री रही है वो 6th क्लास में आपको पढ़ा दी जाती है, 0 से 700 सालों तक के। और जो 700 से 1750 तक का 1000 सालों का समय रहा है, वो हिस्ट्री आपको 7th क्लास में पढ़ाई जाएगी। और जो आपका 1750 से लेकर के 1947 तक का समय रहेगा, वो आपको 8th क्लास में ब्रिटिश हिस्ट्री आपको पढ़ा दी जाएगी। तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री के जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यही समय के जितने भी जो रूलर्स हुए हैं इन तीनों पीरियड के, या उस इन रूलर्स के बीच में क्या क्या चेंज हुए हमारी हिस्ट्री में, कौन कौन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए या सोशल या कल्चर डेवलपमेंट हुआ है, कितना सा हमारा समाज बटा है, रिच में या पुअर में, कौन कौन सी डाइवर्सिटीज़ हमें सब कंटिनेंट्स में देखने मिली है। तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस रहे हैं जिन्होंने इस समय को क्या किया, फॉलो किया है। उन्होंने बताया कि कैसे हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया गया और सभी इसको कैसे फॉलो करते आ रहे हैं, यानी इसको हम किस तरीके से स्टडी करेंगे ताकि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सके कि हमारी हिस्ट्री का कैसे कैसे जो बदलाव हुआ है। Other consider the economic and social factor of characteristic the major elements of the various moments of the past. The histories you learn is known as medieval learn more about the spread of present society, the rise of regional admiral state formation, sometimes as the coast of a pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, the arrival European trading company. अदर कंसिडर इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर, क्या बताया हमारी, अगर हम कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर को, जो मेजर एलिमेंट्स रहे हैं हमारी पास्ट के, उन मोमेंट्स को हम देखते हैं तो हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है कि हमारा जो मेडिवल पीरियड रहा है वो किस तरीके से रहा है, हमारा जो मेडिवल से पहले जो एंशिएंट पीरियड रहा वो कैसे रहा है, और हमारी जो प्रेजेंट सोसाइटी कैसे रही है, कौन कौन से नए नए जो यानी पोस्टल और फॉरेस्ट पीपल जो रहे हैं, कैसे अलग अलग जो ट्राइब्स ग्रुप्स हैं वो बसे हैं, कैसे हमारे हिंदुज़म और इस्लाम के जो मेजर रिलीजन रहे हैं, हिंदुज़म क्या है कि हिंदू और इस्लाम दो मेजर धर्म रहे हैं, और उसके बाद में कैसे जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। देखिए आपको पहले क्या बताया गया है कि भाई जब ये जो हमारा समय था 0 से 700, वो हमारे हिंदुओं का ही साम्राज्य रहा, यानी हिंदू सम्राट महान जैसे अशोक, हरिश्चंद्र, आपने ये पढ़े होंगे, हर्षवर्धन, ये हमारे चंद्रगुप्त, ये सारे हमारे हिंदू राजा महाराजा रहे हैं। लेकिन बस बाद में जो 700 से 1750 का जो समय रहा, ये बाहर से आने वाले जो मोस्टली जो हमारे आसपास के जो सब कॉन्टिनेंट्स में जो लोग व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश के अंदर जिन्होंने एंट्री की है, वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे और अपने साथ अपने धर्म भी लेकर आए थे। और इस तरीके से धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति कैसी है, तो भारत के साथ उन्होंने यहाँ के राजाओं के साथ युद्ध किए, लड़ाइयाँ की, और उसके बाद यहीं पर उनके स्थानों को जीत कर यहीं पर निवास कर लिया। और इस तरीके से जो इस्लाम धर्म को फला फूला किसके अंदर, भारत के अंदर आने के बाद, अब भारत के बाद यहाँ पर जो तीसरे लोग जो आए हैं, पहले हिंदुओं का फिर मुस्लिमों का, अब कौन आते हैं 1750 के बाद, जिनका साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है 1757 की क्रांति के बाद, जिसको 1757 की क्रांति आपको पता हो, प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो ये आपको वैसे 8th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन पहले बता देती हूँ मैं कि यहाँ से ही क्या हो गया था, ब्रिटिश साम्राज्य की धीरे धीरे स्टार्टिंग होनी स्टार्ट हो गई थी।
तो उसके बाद में कौन आए हैं हमारे यहाँ, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आए हैं, यानी यूरोपियन लोग आए हैं जो भारत में व्यापार करने के मकसद से आए थे। और आपने सुना भी होगा, इन्होंने धीरे धीरे हमारे देश को क्या बना लिया था, गुलाम बना लिया था। क्योंकि बाकी जो मुस्लिम आए थे वो हमारे देश में कुछ तो ऐसे थे जो लूटपाट करके वापस चले गए, लेकिन ये लोग ऐसे थे और कुछ उनमें से ऐसे थे कि जो यहीं पर आकर बस गए और यहीं के ऊपर रह गए। लेकिन कुछ जो भारत में बाद में आए हैं ब्रिटिश वाले, वो ऐसे थे जिन्होंने भारत में व्यापार किया और भारत को जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो भारत था, इसको लूट कर सारा अपने विदेशों में इसका धन ले गए। तो आपको पता होगा इनमें से मेन जो रहे हैं भारत की यूरोपियन जो कंपनीज आए हैं वो रहे हैं ब्रिटिश कंपनी, या फिर पुर्तगाली, या डच, या फ्रांसीसी। ये सभी कंपनीज जो रहे हैं इनके बारे में 8th क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। तो हम किसके बारे में पढ़े हैं, मेडीवल पीरियड के बारे में। 1000 years of Indian history witness a considerable change. Hence describe the entire period of as history unit as issue that medieval period often contrast with the modern period. Modernity carries with it sense of material progress and intellectual advancement, suggesting that the medieval period probably lacks and change whatsoever. However, that is not so. तो देखिए हमने क्या बताया कि भाई 1000 साल इंडियन हिस्ट्री का जो विटनेस रहे हैं हम, जिन्होंने हमने देखा कि इस हिस्ट्री में कितने चेंजिंग हुए हैं। तो 1000 वाला जो पीरियड रहेगा वो मेडीवल पीरियड रहेगा। इस मेडीवल पीरियड में के बाद कौन सा पीरियड आया है, मॉडर्न पीरियड आया है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जिसको हम ब्रिटिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो इस पीरियड में हम क्या देखेंगे कि मॉडर्निटी के अंदर कैसे कैसे एडवांस्ड जो चीज़ें हुई हैं, खास करके जो चेंज हुए हैं, कैसे ब्रिटिश वालों ने इंडिया के अंदर क्या लाया है, चेंजिंग लाकर खड़े किए हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जो मॉडर्न पीरियड में क्या क्या हुआ है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको जो आपकी क्लास 8th है उसमें मिलेगी कि भारत में कौन कौन से चेंजिंग हुए हैं और ये किस तरीके से हिंदू साम्राज्य के बाद कौन कौन से साम्राज्य इसके रहे हैं। जो आपका हिंदू में आपको पता चला, हिंदू में कौन रहेंगे, भारत के ही जो महान सम्राट रहे हैं या राजा महाराजा रहे हैं वो रहेंगे। और जो 1000 वाला जो समय पड़ा है अपने हिस्ट्री में वो किसका पड़ा, मेडीवल पीरियड का। और ख़ास करके इसमें कौन जो रहेंगे वो रहेंगे मुस्लिम लोग जो अपनी सल्तनत को संभालते थे। कुछ वैसे हिंदू राजा भी थे जैसे शिवाजी मराठा वगैरह, ये भी रहेंगे। और जो आपका जो ब्रिटिश इंडिया रहेगा वो अंग्रेज़ों के राज से प्रताड़ित रहेगा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर शासन किया है और कैसे यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया है, कैसे भारत को हंसता खेलता जो भारत था, जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत था, उसको धीरे धीरे से गुलाम बना लिया और लगभग 200 सालों तक क्या करा, भारत को गुलाम बनाया है। ये सारी चीज़ों की जानकारी आप 8th क्लास में आपको पता चलेगी। Over the 1000 years, societies of subcontinents were transformed and economics in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European tradition company. तो लगभग कितने साल बीतने के बाद, 1000 साल बीतने के बाद जो सोसाइटी और सब कंटिनेंट जो इकोनॉमिक रूप से अब इस बहुत सारे रीजन्स के अपना जो अट्रैक्ट जो इंटरेस्ट दिखाया, किसने दिखाया, भारत के ऊपर, यानी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर किसने अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। ये 1000 साल बीत गए थे तो किसने, यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी थी उन्होंने अपना इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये था हमारा चैप्टर पूरा हिस्ट्री का, जो आपके क्लास 7 से रिलेटेड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें हमने सिर्फ ये जाना है कि भाई जो हमारे 700 से लेकर 1750 साल के बीच में जो 1000 साल रहे हैं, इन सालों के बीच में क्या क्या हुआ और किस किस ने शासन किया, और बाद में 1750 के बाद ब्रिटिश कंपनियों ने किस तरीके से शासन किया। अब हम जानेंगे इसके क्वेश्चन, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया, हु इज ए चिफ्टेन। वही चिफ्टेन की चिफ्टेन कौन होता है इसके बारे में जानेंगे। द लीडर ऑफ ए ट्राइबल ऑफ ए क्लैन इज नोन एज ए चिफ्टेन।
कि चिफ्टेन किसको कहा जाता है। वैसे मैंने आपको ये बता भी दी थी कि चिफ्टेन कौन होता है, एक ऐसा ट्राइब्स का लीडर या एक क्लैन का लीडर जिसको हम क्या कहते हैं, चिफ्टेन कहते हैं। ट्राइब्स कौन होते हैं, जैसे हम चैप्टर में पढ़ रहे थे, जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे जिनको हम घुमंतू लोग बोलते थे, जो फॉरेस्ट में एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बस जाते थे और वहीं पर फॉरेस्ट को काट कर क्या करते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे और अपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते थे और साथ में अपने कैटल या पशु भी पालते थे। इनको हम क्या बोलते थे, कबीले भी बोलते थे। यानी जो क्लैन होते थे वो क्या होते थे, कबीले। यानी अपने कबीलों के जो मुख्य नेता होते थे, मुखिया होते थे, उनको किस नाम से पुकारा जाता था, चिफ्टेन के नाम से जाना जाता था। तो चिफ्टेन का आपको मतलब पता चला, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो 1-1, 2-2 नंबर में बच्चों से पूछ लिए जाते हैं और इनको ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या क्या जाना जाएगा आपसे। व्हाट डिफाइन ए हिस्टोरियंस, कि हिस्टोरियन क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, या जो इतिहासकार होता है उसको डिफाइन कीजिए कि इतिहासकार कौन होता है। ए हिस्टोरियन इज ए पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट इन रेगुलेट्स एन अथॉरिटी ऑन इट, कि एक हिस्टोरियन एक ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है, जो लिखता है किसके बारे में, पास्ट के बारे में। रेगुलेटेड अथॉरिटी यानी जो समय के अनुसार उसको लिखता रहता, स्टडी करता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इतिहासकार। और इतिहासकार के आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं इतिहासकार के पास, जो हिस्ट्री को इंक्लूड यानी इकट्ठा करने की वो कोशिश करता रहता है। जैसे आपने सोर्सेज पढ़े थे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें इंस्क्रिप्शन थे, कोयंस थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, मोनूमेंट्स थे, ये सारे किसके रहे हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री रहे हैं। और जो इतिहासकार होते हैं इनके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, यानी हमारे इतिहास की जो झलक को इकट्ठा करने की वो कोशिश करते रहते हैं। तो ये आपको पता चला कि हिस्टोरियन कौन होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन बोलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या आया है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री कैसे रही है। Maharashtra first appeared in the 17th century. In the early modern period, the region of Maharashtra came under the rule of several Islamic dynasties, include the Deccan Sultanate and Mughal empires. जो महाराष्ट्र फर्स्ट रहा 17th सेंचुरी का अर्ली मॉडर्न पीरियड से पहले जो रीजन रहा है महाराष्ट्र का, ये बहुत सारे जो इस्लाम डायनेस्टिक हैं उनके अंदर रहा, यानी उनके अंडर में रहा। जैसे दक्कन के जो सल्तनत हुए हैं या मुगल एम्पायर हुए। तो महाराष्ट्र को आज भी आपको पता होगा, महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है जिसकी कैपिटल क्या आज के दिन मुंबई है। तो 17th सेंचुरी में बताया गया कि उस समय भी ये महान होता था और जो दक्कन सुल्तनत या मुगल एम्पायर के जो डायनेस्टीज होती थी, इस्लामिक डायनेस्टीज, उनके अंडर में रहता था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन और हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। चैप्टर थोड़ा लेंथी था लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि चैप्टर को एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताया जाए ताकि आपको चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है क्योंकि पूरा निचोड़ जो आपकी 7th क्लास की हिस्ट्री का वो इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। और इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताया गया है कि हमारी आने जो हिस्ट्री है 1000 सालों की, उसके अंदर क्या क्या हुआ है। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो 2nd चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ।